नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम के अंतर्गत भूगोल के अलग अलग टॉपिक वाइज वीडियो लगातार करा रहे हैं। इससे पहले वाला टॉपिक नहीं देखा हो, साइड बाय बटन वीडियो आपको मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है कृषि, पशुपालन, मानव प्रजातियां। इस पर बेस्ड सारे क्वेश्चन देखेंगे। जितने भी बीपीएससी टीआरई 1 2 3 में क्वेश्चन आ चुके हैं उनको भी देखेंगे लास्ट में। स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न है कि जो टोडा जनजाति है वो कहाँ रहती है। ये कृषि और पशुपालन सबसे पहले हम टॉपिक देख रहे हैं। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, हिमालय क्षेत्र, नीलगिरी की पहाड़ियां, मध्य प्रदेश में डिंडोरी जिला। कौन सा सही होगा? आंसर यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियां सही होगा। टोडा जनजाति भारत में नीलगिरी पहाड़ियां दक्षिण भारत में निवास करती हैं। ये जनजाति द्रविड़ जाति से संबंधित होती हैं। ये लोग 3 से 7 सदस्यों के समूह में छोटे घरों वाली बस्तियों में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक था? आंसर यहाँ पर चावल या धान सही होगा। भारत में चावल का रकबा सर्वाधिक था और 43.78 मिलियन हेक्टेयर। चावल भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। चावल के उत्पादन में भारत विश्व में चाइना के बाद दूसरे नंबर पे आता है। काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? रेगुर, बांगर, काली कपास वाली मिट्टी, खादर। आंसर की बात करते हैं तो काली मिट्टी के लिए आपका ऑप्शन यहाँ पर इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि काली मिट्टी के लिए रेगुर तथा काली कपास वाली मृदा शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस मृदा का निर्माण दरारी उद्भेदन से निकले लावा पदार्थ यानी कि बेसाल्ट चट्टानों से होता है और इसका सर्वाधिक विकास महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हुआ है। कपास के अलावा ये मृदा गन्ना, गेहूं, कपास, प्याज और फलों की खेती के लिए भी अनुकूल है, के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है मेन कपास के लिए जानी जाती है। अगर काली मिट्टी की बात होती है तो मेन कपास के लिए बाकी अन्य फसलें भी हैं। इनमें से कौन सा एक भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी है? 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। आंसर की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु में? आंसर कर्नाटक राज्य सही होगा। कहवा का उत्पादन मुख्यतः दक्षिणी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। अग्रणी राज्य कर्नाटक है, जहां पर अकेले 70 के करीब परसेंट में वैल्यू देखने को मिलती है, मतलब इतना उत्पादन होता है। कर्नाटक के बाद दूसरे स्थान पर केरल का नंबर आता है और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु का नंबर आता है। इनमें से किस एक कृषि उपज का भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादक है? कपास, तिलहन, चाय, तंबाकू। कौन सा सही होगा? आंसर की बात करेंगे तो कपास यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। चाय और तंबाकू उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान आता है। अगला क्वेश्चन, अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? खरगोश, लोमड़ी, बकरी, भेड़। कौन सा यहाँ पर सही होगा? आंसर की बात करेंगे तो खरगोश यहाँ पर जो है ऑप्शन पहला जो देख रहे हैं वो। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी वगैरह में भी जब आप सीटेट का प्रिपरेशन करते हैं वहां पर भी देखने को मिलता है। तो विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होती है। अंगोरा ऊन अत्यधिक मुलायम और सहजता से बुना जाने वाला रेशा है जो कि अंगोरा खरगोशों के बालों के ऊपरी त्वचा से बनता है। ये कश्मीरी पश्मीना जो बकरी है उसके बालों से बनने वाले कश्मीरी ऊन से भी भिन्न प्रकार का होता है। अंगोरा ऊन अपने मुलायम और पतले रेशों के लिए बेसिकली फेमस होता है। ये भी पूछा जाता है जो कश्मीर पश्मीना शॉल है ना, वो भी। अगला, इनमें से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? थार पार, हल्लीकर, मेवाती। आंसर हल्लीकर यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि कर्नाटक की है। यहाँ पर पूछा गया था राजस्थान की नहीं है, तो कहाँ की है? कर्नाटक की है। ये गाय कर्नाटक के मैसूर, मंडाया, कोलार, हासन, चित्रदुर्ग जिलों में पाई जाती है। इस गाय को दक्षिण भारत की गाय की नस्ल में सर्वोत्तम माना जाता है। उसके बाद थारपारकर की बात करते हैं तो इस नाम की उत्पत्ति थार रेगिस्तान से हुई है। इसकी उत्पत्ति स्थल मालाड़ी बाड़मेर है। ये गाय अत्यधिक दूध के लिए प्रसिद्ध है। इसे स्थानीय क्षेत्र में मालाड़ी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है, जो ऑप्शन पहला वाला दिया गया था। और राठी ऑप्शन जो दिया गया था वो भी राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों में श्री गंगा नहर, बीकानेर, जैसलमेर में पाई जाती है और अत्यधिक दूध के लिए प्रसिद्ध है। अत्यधिक दूध देने के कारण इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं। तो ये एक पॉइंट है जो याद रखने वाला है। निम्न कर्नाटक कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? आपसे पूछा गया है। चिकमंगलुर, कुर्ग, बाबा बुदनगिरी, पुलनेज। आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत कॉफी का एक प्रमुख उत्पादक देश है। भारत में कर्नाटक राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ये भी ऊपर आया भी था क्वेश्चन, वहां बताया भी था। उसके अलावा कर्नाटक में कॉफी चिकमंगलुरु, कुर्ग और बाबा बुदनगिरी इसमें उत्पादन होता है। और पुल ने जो ऑप्शन डी दिया गया था ये कर्नाटक में नहीं है,
ये एक्चुअल में तमिलनाडु राज्य में आपका पड़ता है। इनमें से कौन सा जोड़ा बेमेल है, गाय की नस्ल और प्रदेश, इस तरीके से दोनों दिए गए हैं और सही मिलान करना है। आंसर की डायरेक्ट बात करेंगे। यहाँ पर सही नहीं पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया कौन सा गलत है। यहाँ पर थार पारकर महाराष्ट्र वाला जो है ये गलत है। ये गाय की नस्ल आपको मुख्यतः थार पारकर जिला पश्चिमी पाकिस्तान उसमें देखने को मिलती है। भारत के अंतर्गत जोधपुर, कच्छ तथा जैसलमेर क्षेत्र में नस्ल पाई जाती है। ये नस्ल महाराष्ट्र में नहीं पाई जाती है, ये भी यहाँ पर क्लियर किया गया है। निम्नलिखित दालों में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, तूर, उड़द, मसूर या मूंग। आंसर यहाँ पर मसूर की दाल जो है वो सही होगा। मसूर एक्चुअल में रबी की फसल है। रबी की फसलों की बुआई अक्टूबर नवंबर में और अप्रैल मई में इसकी कटाई की जाती है। रबी की प्रमुख जो फसल है उनमें अगर बात करेंगे तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों आदि आता है। और खरीफ की अगर फसल में बात करते हैं तो उसकी जो बुआई होती है वो जून जुलाई में, जबकि कटाई सितंबर अक्टूबर में होती है। और जो प्रमुख खरीफ फसल है उसमें आपका क्या क्या आता है, तो उसमें आपका चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, उड़द आदि शामिल है। अगला है, भारत में मुक्ता मत्स्यिकी कहाँ पर है। तूतीकोरिन, कांडला या कोचीन या पुरी। आंसर यहाँ पर तूतीकोरिन सही हो जाएगा। भारत में मुक्त मत्स्य पर्ल फिशिंग कोस्ट दक्षिणी भारत के तटीय क्षेत्रों में की जाती है, जो कि तूतीकोरिन से कोमोरिन के कोरोमंडल तट तक फैला हुआ है। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें फसलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। बिहार, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। आंसर यहाँ पर पहला ऑप्शन यानी कि बिहार राज्य सही होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताया गया है कि सर्वाधिक क्षेत्र बिहार राज्य के अंतर्गत जो है यहाँ पर आता है। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य, तो आंसर यहाँ पर गुजरात राज्य जो है वो सही हो जाएगा। 2020-21 की आंकड़ों के अनुसार कपास उत्पादन में महाराष्ट्र आपको पहले नंबर पे देखने को मिलेगा। परसेंटेज में भी वैल्यू दी गई है। अगर भारत में अधिकतम मात्रा में दूध उत्पादित करने वाला राज्य इनमें से कौन सा है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, बिहार। आंसर यहाँ पर उत्तर प्रदेश सही होगा। और ऑप्शन में जो दिया गया है क्वेश्चन 2012 में दिया गया, परंतु 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य में गुजरात को पहले नंबर पर रखा गया। तो आप नवीनतम आंकड़ों को ही आप याद रखिएगा। भारत में अधिकतर खाया जाने वाला खाद्यान्न गेहूं, मकई, चावल, बाजरा। आंसर यहाँ पर चावल सही हो जाएगा। अधिकतर खाया जाने वाला खाद्यान्न चावल है, इसके पश्चात गेहूं का नंबर देखने को मिलता है। 21-22 के आंकड़ों के अनुसार शीर्ष चावल उत्पादक 3 राज्य कौन से हैं, तो आपका पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब। निम्नलिखित राज्यों में से किसे वर्जीनिया तंबाकू के उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, कर्नाटक, इस तरीके से ऑप्शन है। आंसर यहाँ पर आंध्र प्रदेश सही हो जाएगा। वर्जीनिया तंबाकू के उत्पादन में आंध्र प्रदेश का एकाधिकार है। इसके अलावा वर्जीनिया तंबाकू का उत्पादन कर्नाटक, महाराष्ट्र और उड़ीसा में भी किया जाता है। भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादक प्रदेश कौन सा है, तो आंसर यहाँ पर पश्चिम बंगाल सही हो जाएगा। और इसके बाद बिहार और असम का नंबर आता है। विश्व का सबसे अधिक जूट उत्पादन करने वाला भारत है और कुल जूट उत्पादन का लगभग 55% भारत अकेले करता है। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या हरियाणा। आंसर यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को कहा जाता है चीनी का कटोरा। विश्व में क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। और भारत में गन्ना उत्पादन में जो 3 शीर्ष राज्य हैं उसमें यूपी आपको पहले नंबर पे देखने को मिलेगा, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। अगला 19 निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। आंसर आपका हो जाएगा केरल। केरल राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है। रबड़ के वृक्ष विषुवत रेखीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। इनके लेटेक्स से रबड़ तैयार किया जाता है। रबड़ का प्रयोग टायर, ट्यूब निर्माण और बड़ी संख्या में औद्योगिक उत्पादों के निर्माण के लिए भी किया जाता है। भारत में एकमात्र राज्य जो कि केसर का उत्पादन करता है वो इनमें से कौन सा है। हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, मेघालय। आंसर यहाँ पर आपका जम्मू कश्मीर सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का केसर उत्पादन में एकाधिकार है। जम्मू कश्मीर में कलेवा मृदा पाई जाती है जो केसर के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कश्मीरी केसर को जीआई टैग भी दिया गया है। इनमें से नकदी फसल कौन सी नहीं है। जूट, मूंगफली, ज्वार या गन्ना। आंसर हो जाएगा आपका ज्वार। फसलों का मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, खाद्यान्न फसल और नकदी फसल। इसमें से खाद्यान्न फसलों में चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, दलहन आदि आते हैं, जबकि नकदी फसलों में जूट, मूंगफली, गन्ना, सरसों, कपास, आलू, चाय आदि प्रमुख है। नकदी फसलों में सम्मिलित नहीं है गन्ना, कपास, जूट या गेहूं। आंसर यहाँ पर गेहूं आपका सही हो जाएगा, जो कि नकदी फसल में नहीं आता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि जो भूमि है 60% से कम है। पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार। आंसर आपका बिहार राज्य सही होगा। और
ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से केवल 52.79 लाख हेक्टेयर पर वास्तव में कृषि है। सर्वाधिक फसल सघनता बक्सर में है और न्यूनतम दरभंगा में है। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? हरियाणा, पंजाब, बिहार या उत्तर प्रदेश? आंसर आपका उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आया है ये, तो उत्तर प्रदेश आपका गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक राज्य में, और वर्तमान में 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार शीर्ष गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश, फिर आपका पंजाब है। टेम्परेचर चाहिए होता है गेहूं की खेती के लिए 10 से 25 डिग्री सेल्सियस। वर्षा चाहिए होता है 50 से 75 सेंटीमीटर औसत औसत वार्षिक वर्षा। भारत में किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश? तो बिहार और उत्तर प्रदेश यहाँ पर सही हो जाएगा। 2021-22 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार का नंबर आता है। तो यहाँ पर यूपी, फिर महाराष्ट्र की बात की गई, फिर कर्नाटक, फिर बिहार। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध इनमें से किससे है? अधिक उपज देने वाले बीज, गेहूं का उत्पादन, चावल का उत्पादन, जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग? आंसर जैव प्रौद्योगिकी सही हो जाएगा। दूसरी हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य है जैव प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिक क्रांति, अनुसंधान और विकास और विशिष्ट फसल आदि को लक्षित करना। जैव प्रौद्योगिक क्रांति का उद्देश्य फसलों को सूखा, कीट, खरपतवार, जलवायु प्रतिरोधी बनाकर उनकी आनुवंशिक विशेषताओं में सुधार करना है। अगला है, भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा डैश से कम होती है? 150, 125, 100 या 75? आंसर यहाँ पर 75 सेंटीमीटर सही हो जाएगा। तो शुष्क भूमि ऐसा भूभाग है जहां पर वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है, जिसमें जल की कमी बनी रहती है। भारत में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि जो है वो की जाती है। अगला, गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते हुए क्रम आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? वर्तमान में गन्ने के उत्पादन में घटता हुआ क्रम उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक का है। तो ये लेटेस्ट वाला ही आपको याद रखना है। गन्ना भारत का मूल पौधा है, उष्ण और उपोष्णकटिबंध का पौधा है। इसके लिए औसत तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, वार्षिक वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर, गहरी दोमट मिट्टी इसके लिए उपजाऊ है, और उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में अग्रणी है। तमिलनाडु में देश की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता सर्वाधिक है। इसका प्रमुख कारण उत्तम समुद्र तटीय जलवायु है, और कोयम्बटूर में गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थापित है। अगला क्वेश्चन है, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है? चाय का, अनाज का, पेट्रोलियम का, पेट्रो रसायन? आंसर यहाँ पर चाय सही हो जाएगा। चाय उत्पादन में भारत का प्रमुख स्थान है। परंतु राज्यों की जब बात होती है तो असम राज्य देखने को मिलता है पहले नंबर पर, फिर पश्चिम बंगाल, फिर तमिलनाडु। अनाज उत्पादन में भी भारत की स्थिति बेहतर है, जबकि पेट्रोलियम उत्पादन में नगण्य है। पेट्रो रसायन उत्पादन में अभी भारत काफी पीछे है। कृषि में युग्म पैदावार का आशय किसको उगाने से है? तो आंसर यहाँ पर एक ही साथ दो फसल यहाँ पर सही हो जाएगा। कृषि पैदावार का आशय है एक साथ दो फसल उगाने से। अगला क्वेश्चन है, भारत के चावल के कटोरा क्षेत्र का नाम बताइए? केरल, तमिलनाडु, कृष्णा गोदावरी, पूर्वोत्तर क्षेत्र या सिंधु गंगा का मैदान? आंसर यहाँ पर कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र सही हो जाएगा। चावल की फसल के लिए चिकनी उपजाऊ मिट्टी, गर्म जलवायु, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा इसकी आवश्यकता होती है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र चावल की उपज के लिए उपयुक्त माना जाता है। चावल के कटोरों के नाम से इसे जाना जाता है। इनमें से कौन सा भारत का एक प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है? गंगा का मैदान, गोदावरी बेसिन, दक्कन ट्रैप, दामोदर घाटी? आंसर दक्कन ट्रैप सही हो जाएगा। कपास का उत्पादन काली मिट्टी वाले क्षेत्र में सबसे उपयुक्त रूप में होता है। काली मिट्टी की अगर बात करें तो दक्कन ट्रैप में बहुतायत पाई जाती है, तो दक्कन ट्रैप कपास का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। निम्नलिखित कृषि में से कौन सा भदही, अगहनी और गर्मा वर्षा से संबंधित है? धान, गेहूं, मक्का, दाल? आंसर हो जाएगा मक्का। मक्का भदही, अगहनी और गर्मा वर्षा कृषि से संबंधित है। मक्का खरीफ, रबी और जायद अर्थात तीनों ऋतुओं की फसल है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि आपकी हुई थी? धान, गेहूं, मक्का या गन्ना? इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन अवश्य कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन सभी आप तक पहुंचते रहें। और वीडियो लाइक सभी लोग जरूर करते रहिएगा। पीडीएफ के लिए लाइक टारगेट 400 का हमेशा की तरह, और जैसे ही कंप्लीट होंगे टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके साथ साथ पीडीएफ आज हमने जो टेलीग्राम चैनल पे है उस पे लगभग 60 से 70 के करीब पीडीएफ भेजी है एनसीईआरटी की सारी, जिसमें ज्योग्राफी की सारी हैं, 6 से 12 तक की, हिस्ट्री की सारी हैं, साइंस की सारी हैं। वो आपको हर एग्जाम में हेल्प करेगा, क्योंकि कोई भी एग्जाम होगा एनसीईआरटी बेस्ड तो रहता ही है। चाहे आप सुपर टेट की तैयारी करें, चाहे बिहार पेपर भरें, चाहे कोई भी एग्जाम है, तो आप एनसीईआरटी को टाइम टाइम पर पढ़ सकते हैं। तो आंसर वो डाउनलोड कर लीजिएगा वहां से।
आंसर यहाँ पर गेहूं हो जाएगा। 1966 से 7 में प्रारंभ हरित क्रांति के कारण भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। हरित क्रांति ने भारत में कई फसलों के उत्पादन को बढ़ाया, जिसमें सर्वाधिक लाभ गेहूं को प्राप्त हुआ। अब यहाँ से हम देखेंगे हमारा अगला चैप्टर, जो कि है मानव प्रजातियां। स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख। आंसर हिमाचल प्रदेश सही हो जाएगा। तो भरमौर जनजातीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में आपका पड़ता है। चंबा की प्राचीन राजधानी भी ये हुआ करता था। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी यहाँ पर सही नहीं है? भील जनजाति गुजरात, गद्दी हिमाचल प्रदेश, कोटा तमिलनाडु, टोडा केरल। आंसर यहाँ पर टोडा केरल जो है ये सही नहीं है। टोडा तमिलनाडु की नीलगिरी और उटकमंड पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति है। संबंध इसका भू मध्य सागरीय प्रजाति से है। इसमें बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है। कोटा और गढ़ागा भी तमिलनाडु में निवास करने वाली जनजातियां हैं। टोडा जनजाति टोडा भाषा बोलती है, जो कि द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित भाषा है। अगला आपका है प्रश्न जिसमें सही सुमेलित करना है। एक तरफ आपको दिए गए हैं जनजातियों को लेकर के भोटिया, गुज्जर, गद्दी, डाफला, और एक तरफ राज्य दिए गए हैं और नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे तो पहला ऑप्शन 4 3 2 1 करके सही होगा, जिसमें भोटिया जनजाति उत्तराखंड, गुज्जर जनजाति जम्मू कश्मीर, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश और डाफला जनजाति अरुणाचल प्रदेश। इस तरीके से मैच होगा। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है? मिजोरम, नागालैंड, गोवा, कर्नाटक। आंसर हो जाएगा आपका गोवा राज्य। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कहाँ है? गोवा राज्य में। और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कर्नाटक में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल रही है कि नहीं? नहीं, ये ऐसा ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया गया है। कर्नाटक ऑप्शन में ना, इसीलिए नागालैंड और मिजोरम भी ऑप्शन में है। तो ये आपके बाकी ऑप्शन के यहाँ पर आंकड़े दिए गए। जनजाति गोवा की यहाँ पर वे देख भी सकते हैं 149275। अगला गारो जनजाति कहाँ की है? असम, मणिपुर, मिजोरम या मेघालय। तो यहाँ पर कहेंगे मुख्य रूप से मेघालय, नागालैंड, असम और मिजोरम राज्यों की, यानी कि इनमें से एक से अधिक आपका यहाँ पर सही है। महिलाओं को समाज में उच्च दर्जा प्राप्त है। टोडा जनजाति निवास करती है मेघालय, सिक्किम, मणिपुर या तमिलनाडु। आंसर यहाँ पर तमिलनाडु सही हो जाएगा। तो टोडा जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? तमिलनाडु राज्य के दक्षिण भाग में स्थित नीलगिरी का पर्वतीय क्षेत्र। ऊटकमंड शीर्ष क्षेत्र का लगभग 250 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र टोडा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। पशुपालन टोडा जनजाति का एकमात्र व्यवसाय है। इसमें बहुपति तथा बहुपत्नी विवाह का प्रचलन भी है। अगला है, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? ये आपको दक्षिण भारत में बेसिकली देखने को मिलती है। गद्दी लोग निवासी हैं मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। आंसर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति है जो इसके पश्चिमी सीमा पर पाई जाती है। गारो खासी और असम और मेघालय की प्रमुख जनजाति है जो पहाड़ों में रहती है। बोडो निवासी पूछा गया है और ये भी लिखी हुई है। कुली, कोल, बैगाज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनजाति है। अपतानी अरुणाचल प्रदेश की जनजाति। अगला है, बोडो निवासी जो है वो कहाँ के हैं? गारो पहाड़ी, संथाल परगना, अमेजन बेसिन मध्य प्रदेश। आंसर गारो पहाड़ी जो है सही हो जाएगा। बोडो जनजाति भारत के गारो पहाड़ियों में पाई जाती है। बोडो असम में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह है। असम के आदिम निवासियों के रूप में बोडो समुदाय को राज्य का सबसे पारंपरिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध माना जाता है। संथाल परगना झारखंड में है। यह संथाल जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। अमेजन बेसिन की मुख्य जनजाति बोरा है, जबकि मध्य प्रदेश में भील है, गोंड, बेंगा, कोल, कोरवा, कमार आदि जनजातियों की दृष्टि से भारत में मध्य प्रदेश का पहला स्थान। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को क्या कहा जाता है? तो इनको मैतेई कहा जाता है। मणिपुर घाटी के समतल क्षेत्र में संकेंद्रित मुख्य समुदाय मैतेई समुदाय है, जो कि गैर अनुसूचित समाज के अंतर्गत आता है। मणिपुर का जो है ये बहुसंख्यक समाज है और ये समुदाय मणिपुर की लगभग 53% आबादी है। इनके द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है वो मैतेलियन है, जिसे मणिपुरी भाषा कहते हैं, यहाँ की मुख्य भाषा है। अगला है, सिद्धि जनजाति पाई जाती है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या असम। आंसर यहाँ पर हो जाएगा गुजरात। तो सिद्धि जनजाति गुजरात राज्य में पाई जाती है। ये मुख्यतः पश्चिमी घाट में पाई जाती है। इसके निवास क्षेत्रों में कर्नाटक, गुजरात, गोवा और दमन दीव आते हैं। भारत में इन्हें हबसी और बांदसा जैसे विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। अब पढ़ते हैं इसी टॉपिक के जो क्वेश्चन बीपीएससी के अलग अलग टीचर वाले पेपर में आ चुके हैं उनकी तरफ। तो पहला प्रश्न है 31 नंबर, उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम क्या है? अमन, अगहनी, औस, अमन साली अगहनी, अमन औस साली,
क्वेश्चन देखेंगे तो बीपीएससी के पीआरटी पेपर में पूछा गया है, प्राइमरी में आया हुआ है, पेपर 2 शिफ्ट 2। आंसर आपका बी हो जाएगा, अमन, साली और अगैनी। उत्तर भारत में मई जुलाई में से सितंबर दिसंबर तक चावल की फसलें उगाई जाती हैं। शीतकाल में उपजाई जाने वाली जो चावल की फसल है उनके स्थानीय नाम क्या है? अमन, साली और अगैनी। औस को गर्मियों में पूर्व मानसूनी वर्षा के साथ बोया जाता है। तो औस वाला कट जाएगा क्योंकि बात यहाँ पर शीतकाल की हो रही थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो इनमें से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? बेबर, दहिया, पोंदू, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन देखेंगे तो प्राइमरी में ही पूछा गया है, बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 2। आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका इनमें से एक से अधिक। स्थानांतरित कृषि को कहते हैं झूमी की कृषि। ये एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें वृक्षों को काट कर जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरणों से जुताई करके खेती की जाती थी जब तक मिट्टी में उर्वरता रहती है। तब तक इस भूमि पर खेती की जाती है। इसके पश्चात इस भूमि को परती छोड़ दिया जाता है। झूमी कृषि के स्थानीय नाम यहाँ दिए गए हैं, जैसे झूम जो नाम है उत्तर पूर्वी भारत में है, वेवर और दहियार बुंदेलखंड क्षेत्र में है, दीपा बस्तर जिला मध्य प्रदेश में है, पोंदू आंध्र प्रदेश में है। ये नाम बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? ये भी क्वेश्चन देखेंगे तो प्राइमरी में ही पूछा गया है, मतलब इस टॉपिक से काफी क्वेश्चन प्राइमरी में पूछे गए हैं, तो प्राइमरी के लिए टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थों की परत से ढकना, कंटूर को पत्थरों, घास आदि से ढकना, या फिर खड़ी ढालों पर बनी वेदिकाओं, टेरेस में फसल लगाना, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा पहला, यानी फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। फसलों के बीच खाली पड़ी जमीन को खरपतवार, घासों और पुआल जैसे जैविक पदार्थों से ढकने की क्रिया को कहा जाता है मल्चिंग। जिन पदार्थों से इसे ढका जाता है उसे कहते हैं मल्च। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये भी क्वेश्चन देखेंगे तो प्राइमरी में ही पूछा गया है, बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 1। निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? खरबूजा, खीरा, तरबूज। तो जाहिर सी बात है एक से अधिक हो जाएगा। आंसर यहाँ पर जायद के मौसम में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी, जूट, मूंग, जूट, तुरई, भिंडी आदि हैं। जायद की फसलें मार्च में बोई जाती हैं, जून तक इन्हें काटा जाता है। भारत में खेती के 3 मौसम होते हैं, रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है और इसकी फसल है गेहूं, जौ, चना, मटर आदि। खरीफ की फसलों की बात करेंगे तो इसमें जून जुलाई में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं, अक्टूबर नवंबर में शीत ऋतु के आगमन के साथ काटी जाती हैं और इस मौसम की प्रमुख फसलें चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा। ट्रिक भी होती है, ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। तो अब हमारा अगला चैप्टर जो हमने देखा था मानव प्रजातियां, यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं इनमें से क्या है? आदिम लक्षणों के संकेत होने चाहिए, विशिष्ट संस्कृति होनी चाहिए, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म होनी चाहिए, पिछड़ापन और भौगोलिक अलगाव होना चाहिए। कौन सा इनमें से सही है? बीपीएससी प्री में आया हुआ क्वेश्चन है 2023 में। तो आंसर यहाँ पर बात करेंगे तो सभी के सभी सही है, मतलब ये सभी विशेषताएं होनी चाहिए तभी आप किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित कर सकते हैं। तो किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टता के रूप में आदिम लक्षण, अलग संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बड़ी आबादी के साथ बातचीत में शर्म जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। ऐसे समुदाय सामान्यतः पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में निवास करते हैं और अनुसूचित जनजाति की घोषणा करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। सारे प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी और जुड़ जाइएगा, वीडियो लाइक से सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो ये प्रश्न आपके लिए आगे आने वाले टॉपिक से। तो देखेंगे तो भारत का जो भूगोल था वो तो हमारा समाप्त हो चुका है, अब विश्व का भूगोल पड़ेगा आगे आने वाले टॉपिक में। तो आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? मंगल, बृहस्पति, शुक्र, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।